हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस बिगिनर सीरीज में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी तक हमने देखा था कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, इसके बाद हमने देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का एक स्मार्ट प्लान क्या हो। तो आज जो इसी क्रम में हमारा लेक्चर होगा वह होगा कि सेकेंड एआरसी यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को किस तरह से टैकल किया जाए। तो आगे बढ़ने से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे देरी ना करें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। और आप यहाँ पर मेरे अचीवमेंट्स देख सकते हैं। जो सिविल सर्विसेज 2019 की एग्ज़ाम हुई है उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जो एआरसी रिपोर्ट है, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट, और जो इसकी खास बात है कि माननीय वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि प्रीलिम्स में यह प्रश्न ही आ जाए कि सेकेंड एआरसी का अध्यक्ष कौन था। तो आपको एक बात रखनी है, जो पहला प्रश्न उठता है कि क्या ये आवश्यक है, बिना पढ़े काम नहीं होगा। कई लोग पूछते हैं, जैसे जब मैं कई लोग से ये डिस्कशन करता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, तो कहते हैं यार ये एआरसी रिपोर्ट इतनी लंबी चौड़ी है, पढ़ना जरूरी है क्या, बिना पढ़े काम नहीं चल जाएगा। फिर मेरे से पूछते हैं कि तुम कैसे पढ़े थे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न वो मेरे से पूछते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो लेक्चर उनके अलावा आप लोग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात जो होती है कि क्या ये आवश्यक है, तो अगर एक शब्दों में कहूँ तो ये बहुत आवश्यक है। खास करके अगर आप देखेंगे इधर हिंदी मीडियम का रिजल्ट और हिंदी मीडियम के आप टॉपरों का नंबर मिलाएं और इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स का नंबर मिलाएं, तो आपको ये 50 से 70 नंबर का डिफरेंस दिखता है। और ये डिफरेंस बेसिकली आता है एक प्रमुख कारण से कि जो कि कंटेंट में कमी। जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स जनरली आंसर लिखते हैं, तो आप देखेंगे सजेशंस वो नहीं हो पाते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स के आंसर की मिलाएंगे तो आपको कुछ सजेशन में पक्की बात है कि कुछ डिफरेंस दिखेगा। ये बात अलग है, कई लोग इस डिबेट को दूसरे डायरेक्शन में ले जा सकते हैं कि हिंदी मीडियम में नंबर कम मिलता है, अधिक मिलता है। ये मुझे नहीं पता, मेरे अभी तक मार्क्स नहीं आए इस बार के। लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि अगर आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं तो ये जो 50 से 70 नंबर का गैप है, ये सीधी बात है घटेगा। अब वो चीज़ क्या है, तो उसमें एक प्रमुख चीज़ है सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट। आप जनरली इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स को देखेंगे, उनकी कॉपी देखेंगे, तो जो निष्कर्ष होता है, जो सजेशन होता है, उसमें वो जनरली सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट को कोट करते रहते हैं। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों पे सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि आप कह सकते हैं सिविल सेवा यानी यूपीएससी की समग्र तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समग्र तैयारी किस प्रकार से, तो अभी हम देखेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपने कैसे पढ़ा था, जो सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट है आपने कैसे पढ़ा था, तो दोस्तों वर्ष 2018 में मैंने पहली बार सिविल सेवा का एग्ज़ाम दिया था। और उसी वर्ष यानी उसके 6 महीने पहले, जब प्रीलिम्स लिखने के 6 महीने पहले जो एआरसी की पूरी 14 रिपोर्ट आती है, मैंने उसमें बहुत टाइम गंवाया था। गंवाया क्यों था ये कहूँ तो मैंने करीब 2 महीने से 3 महीने एआरसी की रिपोर्ट को टाइम दिया था। बाद में मुझे पता चला कि इतनी आवश्यकता नहीं है, 2 से 3 महीने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो मेरा अनुभव है एआरसी की रिपोर्ट का, वो आपके बहुत काम आने वाला है। हालांकि उससे मुझे कुछ फायदा भी हुआ और मुझे चीज़ें लगभग रट सी गई हैं एआरसी की, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान में आपको केवल एक स्मार्ट प्लानिंग चाहिए होगी एआरसी रिपोर्ट पढ़ने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, जो पहला प्रश्न है कि एआरसी को कैसे पढ़ें, अभी तो हम देखेंगे कि कैसे पढ़ना है, आगे की चीज़ों को हम सीखेंगे। पहले मैं बता दूं कैसे पढ़ना है, यानी क्या पूरी जो एआरसी रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, जिसको हम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कहते हैं, तो वो कुल 14 रिपोर्ट्स हैं। 14 रिपोर्ट्स हैं जिनकी हेडिंग्स ऐसे हैं, आप देखेंगे। जो पहली रिपोर्ट है उसका नाम है सूचना का अधिकार, दूसरी रिपोर्ट है मानव संपदा का व्यापक विस्तार। इसी तरह से कुल 15 रिपोर्ट है। राज्य एवं जिला प्रशासन इसकी 15वीं रिपोर्ट है। तो इतनी सारी रिपोर्ट हैं, और हर रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ रिपोर्ट तो 500-500 पेज की हैं, कुछ रिपोर्ट 200 पेज की हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज आप मान ले तो करीब ये 6000 पेज की ये पूरी रिपोर्ट बनती है। तो इतनी लंबी चौड़ी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके काम की है, सबसे बड़ी बात। लेकिन 6000 पेज पढ़ना क्या उतना फायदा दे पाएगा जितना आपको यूपीएससी में चाहिए होगा, ये बड़ा प्रश्न उठता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि एआरसी रिपोर्ट आप करें कौन सी, ठीक है। तो एआरसी रिपोर्ट आपको पूरी डाउनलोड करने की 15 जरूरत नहीं है। मैंने देखा है मार्केट में और मेरे पास खुद है, ये दृष्टि आईएएस की एक द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट है। इन्होंने 300 पेज के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से एआरसी रिपोर्ट का जो आप कह सकते हैं जिस्ट है,
बहुत ही शानदार तरीके से जिस्ट एआरसी रिपोर्ट्स का दिया है। जितनी इंपॉर्टेंट इसमें केस स्टडीज हैं, जितने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हैं एआरसी रिपोर्ट के, सब इसमें दिया है। साथ ही ये जो बुक है इसमें कुछ अपडेटेड चीज़ें भी दी हुई हैं, यानी जो चीज़ें एआरसी रिपोर्ट क्योंकि 2006 में आई थी, ठीक है, 2006 में एआरसी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जो चीज़ों में परिवर्तन हुआ है दृष्टि आईएएस की इस किताब में उस चीज़ों को भी इनपुट में दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। कृपया अगर एआरसी रिपोर्ट पढ़ना है तो इस किताब को अवश्य खरीदें, ठीक है। अब उसके बाद मैं आता हूँ कि एआरसी रिपोर्ट पढ़नी कैसे है और क्या काम की है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रीलिम्स की, क्योंकि सबसे पहला चरण सिविल सेवा के एग्जाम का प्रीलिम्स होता है। हालांकि मैं नंबरिंग में ऊपर नीचे किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको लाइन से समझाऊंगा, आप खाली वीडियो सुनते रहें। तो प्रीलिम्स के लिए क्या एआरसी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, प्रीलिम्स में कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं, जैसे आपने वर्ष 2019 का अगर प्रीलिम्स पेपर देखा होगा तो सामाजिक पूंजी के बारे में पूछा गया था, कि पूछा था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सामाजिक पूंजी को बताता है। और आप एआरसी रिपोर्ट को यहाँ पे देखेंगे तो एआरसी रिपोर्ट ये देखिए, जो इसका 9वां रिपोर्ट है वो सामाजिक पूंजी एक साझी नियति, इसी बात को पूरी चर्चा करता है, ठीक है। यानी इसमें पूरा बताया गया है पूरे डिटेल में कि सामाजिक पूंजी होती क्या है, सामाजिक पूंजी को कैसे बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें आप देखिए। इसके अलावा आप देखेंगे हाल के जो वर्ष हैं, जो सिविल सेवा का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसमें आप देखेंगे कट ऑफ गिरा है, लाइन से कट ऑफ डाउन हुआ है। अगर आप 2018 कट ऑफ देखेंगे तो 98.66 था। 2019 का एक्सपेक्टेड है कि ये 98 से 100 के बीच में ही रहेगा फॉर जनरल कैंडिडेट, ये एक्सपेक्टेड है। आप इस बात को समझें कि अब ऐसे समय में जब यूपीएससी प्रश्नों की डेप्थ बढ़ा रहा है, यानी कट ऑफ गिर रहा है, इसका मतलब सीधी बात है कि यूपीएससी के प्रश्नों की डेप्थ बढ़ रही है, और डेप्थ में लगभग 1 से 2 प्रश्न आप एआरसी रिपोर्ट से मान सकते हैं कि आएगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखे होंगे आजकल अगर आप सीरीज दे रहे होंगे और इन चीज़ों को आप लगातार क्वेश्चन आंसर के संपर्क में रहे होंगे, तो डेप्थ के कई प्रश्न जो होते हैं वो जस्टिस क्या है, ठीक है, आपसे पूछता है, कई बार पूछता है कानून क्या है, ठीक है। आप देखेंगे अगर यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का अगर आप पुराने पेपर को उठाएंगे तो देखिएगा सीधे सीधे पूछा है। इसके अलावा कई बार लास्की, मैकियावेली, जो जैसे जो थिंकर्स हैं, कई बार इनके बारे में सीधे सीधे पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रीलिम्स में जो डेप्थ वाली चीज़ें हैं वो पूछती है, ठीक है। तो ये हो गए कीवर्ड, जो डेप्थ वाली बात हो गई, हमने सामाजिक पूंजी से इसको देखा एग्जाम्पल के थ्रू। एक जो प्रीलिम्स के लिए और महत्वपूर्ण चीज है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। प्रीलिम्स में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न आपको ऑप्शन देके पूछ देगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो आपको वो बातें समझनी होंगी कि ये जो चीजें हैं वो प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, जैसे आप देखेंगे एआरसी रिपोर्ट का जो 3rd रिपोर्ट है, जो जिसका नाम है संकट प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रीलिम्स का अगर आप देखें, अगर प्रीलिम्स में प्रश्न कैसे बन सकता है एआरसी रिपोर्ट से, पहले हम प्रीलिम्स के बारे में देखते हैं, फिर हम मेंस पे जाएंगे। तो देखिए एक सिविल डिफेंस अधिनियम है, ठीक है, और आपको पता होगा वर्तमान में जो कोरोना वायरस देश में खूब तेजी से फैल रहा है, तो कई बार कहा जाता है कि जो सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता हैं भारत में उनको आगे लाया जाए और उनको जो आप कह सकते हैं सहायक सुविधाओं देने के लिए उनको सामने पेश किया जाए, उनकी हेल्प ली जाए, मदद ली जाए। आप देखेंगे कि ये जो एक्ट है सीधे सीधे अब चर्चा में आ चुका है, यानी सिविल डिफेंस एक्ट 1968। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है, भारत में सिविल डिफेंस के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दें। पहला देगा कि सिविल डिफेंस यह एक सांविधिक यानी स्टैच्यूअरी निकाय है, यानी स्टैच्यूअरी रूप से पारित निकाय है। तो आपको ध्यान रखना होगा इसका एक्ट आया है, यानी यह एक सांविधिक रूप से पारित निकाय है। इसके बाद इसके संदर्भ में विभिन्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन दिया जा सकता है, क्या यह पूरे भारत में लागू होता है, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट देगा। आपको ध्यान रखना है ऐसा स्टेटमेंट की बजाय दूसरा स्टेटमेंट ऐसे दे सकता है, क्या जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू होता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा ये जो सिविल डिफेंस एक्ट है वो पूरे भारत में लागू है, ठीक है, पूरा कह सकते हैं जो इंडिया है ये, ठीक है, ये पूरे इंडिया में एक तरह से लागू है। दूसरी बात ये क्या पूछेगा, दूसरा स्टेटमेंट दे सकता है कि जो एक्ट है, जो सिविल डिफेंस एक्ट 1968 है, इसमें सिविल डिफेंस को परिभाषित किया गया है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि बिल्कुल सही बात है, ये पूरा इसमें एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ें और दिया हुआ है कि सिविल डिफेंस की यह डिफिनीशन है। तो इस तरह के प्रश्न
प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको देखेंगे। पहली बात, एक बार मैं पहले आपको पूरे चैप्टर से एक बार दिखा देता हूं। वैसे मैंने एक बार दिखाया है, ये शासन में नैतिकता रिपोर्ट नंबर 4। आपको ये याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि रिपोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4 कौन कौन सी है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ऐसा ऐसा कुछ है। अब अगर आप एक बार इस पूरे 15 रिपोर्ट को एक बार एज अ होल देखें, ठीक है, कुछ आपके दिमाग में है जैसे सूचना का अधिकार, ठीक है, संकट प्रबंधन, इसके अलावा पब्लिक जो मैनेजमेंट है या पब्लिक सिस्टम है, सार्वजनिक व्यवस्था है, कार्मिक प्रशासन, ठीक है, आतंकवाद से संघर्ष। आप क्या इसको देख रहे हैं? यह जो मेंस है, अब हम जो अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हमने प्रीलिम्स डिस्कशन कर लिया है, तो जो मेंस है, यह मेंस के जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सभी के सिलेबस का हिस्सा है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल जो आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट पेपर 2 में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, पेपर 4 में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट है पेपर 3 जो कि हमारा आपदा प्रबंधन है, सीधे सीधे इसमें पूछा जा सकता है। शासन में नैतिकता, एथिक्स पेपर 4 के लिए मस्ट रीड है, मतलब बिना इसके पढ़े मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी एथिक्स पेपर 4 की प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती। ये मुझसे लिखवा लीजिए, ठीक है। स्थानीय अधिशासन पेपर 2 पेपर 1 दोनों में आप देख सकते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 2 पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूं। सिटीजन चार्टर, नागरिक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नागरिक केंद्रित प्रशासन, सीधे सीधे देखिए पेपर 2 पेपर 3। ई गवर्नेंस पेपर 2, ठीक है। भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना पेपर 2, ठीक है। वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों का सुदृढ़ीकरण पेपर 3 में इस बार प्रश्न पूछा ही गया है सीधे सीधे। इस बार अगर 2019 का आप प्रश्न देखेंगे तो पूछा गया है। हाल ही के वर्ष में भारत में एक्स्ट्रा बजटरियल, जो हम कह सकते हैं गैर बजटीय जो मटेरियल है, रिसोर्सेज है, उनका यूज बढ़ रहा है। यह किन चिंताओं को जन्म देता है? तो आप ये जो 14वां रिपोर्ट है इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप देखेंगे जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 पूरा जो सिलेबस है, आप देखेंगे एआरसी रिपोर्ट में उस पूरे सिलेबस के बारे में ही कहीं ना कहीं बात की हुई है। इस बात को आप समझिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि कैसे रिपोर्ट्स को पढ़ना है, रिपोर्ट में क्या क्या पढ़ना है, हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। तो देखिए मेंस पे आते हैं, प्रीलिम्स हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे आरटीआई, ठीक है, सेवोत्तम मॉडल। अच्छा, ये सेवोत्तम मॉडल जो है आपका, ये आपका प्री में भी पूछ सकता है। हाल में ही चर्चा में रहा सेवोत्तम मॉडल किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह नागरिक प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो आरटीआई, सेवोत्तम मॉडल और ये जो है सिटीजन सेंट्रिक जो प्रशासन है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए दो चीजें हैं। पहली बात जैसे आरटीआई है, अब अगर आप पहली रिपोर्ट देखें जो आयोग का पहली रिपोर्ट है, इसमें देखें आरटीआई की सीधी बात की गई है। यहां पे मैं एक बार देखता हूं, ये देखिए सीधे सीधे प्रश्न मेंस में आरटीआई संबंधित क्या बन सकता है। हाल ही में न्यायपालिका को आरटीआई में शामिल की जाने की मांग लगातार की जा रही है। क्या यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता हो सकता है? टिप्पणी करें। इस संदर्भ में सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है। और आपको पता होगा, अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, इसको करंट अफेयर्स से लिंक करूं, तो आपने देखा होगा न्यायपालिका ने जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही क्या किया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें हैं, जो प्रशासनिक चीजें हैं, उसमें आरटीआई को कोर्ट को आरटीआई के अंदर ला दिया है। यानी कोर्ट के केवल जुडिशरी वाले डिसीजन को छोड़ के अब आरटीआई के दायरे में कोर्ट भी एक सार्वजनिक निकाय के रूप में होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, सब के सब जो उनके प्रशासनिक निर्णय है वह आरटीआई के दायरे में होंगे। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो इन चीजों को देखिए। अब ये जो रिपोर्ट है, जो आरटीआई रिपोर्ट है, जो इसको मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे, सूचना का अधिकार जो दृष्टि की बुक है उसमें जो दिया हुआ है, आप देखें कि अगर मान लीजिए मुझे डिफिनीशन लिखनी है सूचना के अधिकार की, ठीक है, मान लीजिए आरटीआई संबंधित कोई प्रश्न आता है, कोई भी प्रश्न मेंस में आता है, तो मैं क्या करूंगा, इंट्रोडक्शन में या तो आरटीआई को डिफाइन करूं कि आरटीआई एक्ट 2005 भारत में पारदर्शिता जवाबदेही सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता जवाबदेही की वृद्धि का एक उपकरण है, मैं ऐसे लिखूं। या फिर इंट्रोडक्शन को मैं एक दूसरे तरीके से लिखूं, आप समझें, मैं ऐसे लिखूं कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, या फिर मैं ऐसे सीधे लिख दूं सेकेंड एआरसी ने, क्योंकि आपको पता होगा हमारे पास समय और स्पेस दोनों बहुत कम होता है आंसर राइटिंग में, तो मैं ऐसे लिख दूं सेकेंड एआरसी ने आरटीआई की
महत्ता देखते हुए इसे सुशासन के लिए मास्टर कुंजी बोला है। मैं सीधे ये बात अगर लिख दूं तो भी इंट्रोडक्शन में काम चलेगा, या फिर मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूं, अगर 250 शब्दों में आए आरटीआई की एक छोटी सी डिफिनेशन लिखूं कि यह आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पारित पारदर्शिता जवाबदेही में वृद्धि के लिए है, ठीक है, शासन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए है, ठीक है, भागीदारी पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि के लिए है। फिर मैं आगे लिख दूं इसकी महत्ता को देखते हुए सेकेंड एआरसी ने इसे सुशासन के लिए मास्टर कुंजी बोला है। अब आप देखिए जो आपका इंट्रोडक्शन है उसको कितनी अच्छी ऑथेंटिसिटी प्राप्त हो जा रही है। इस बात को आप समझेंगे कि जो इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जैसे आरटीआई हुआ, फिर इसी तरह से जो सेवोत्तम मॉडल हुआ, ठीक है, जो आप नागरिक प्रशासन देखेंगे, सेवोत्तम मॉडल हुआ, ये सब जो कीवर्ड्स हैं छोटे छोटे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, अच्छे लेखन हेतु देखिए बात को समझिएगा, जब आप एआरसी जैसी या फिर इकोनॉमिक सर्वे जैसी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो इसके जो विभिन्न पैराग्राफ होते हैं, जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अच्छे लेखन की मैं बात कर रहा हूं। हिंदी मीडियम में एक बड़ी समस्या है कि अच्छा लेखन नहीं मिलता है, तो जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, वो शब्दावलियां आपके मेंस में अगर आप लिखते हैं उन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सीधे प्रशासनिक शब्दावलियां हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं ऐसे लिखूंगा, आंसर राइटिंग में ऐसे लिख रहा हूं कि नागरिक केंद्रित, देखिए सिटीजन सेंट्रिक लिखा हुआ है, सीसी को मैंने सिटीजन सेंट्रिक शॉर्टकट में लिखा था, सीसी को मैं ऐसे लिखता हूं आरटीआई है, या फिर कोई भी मान लीजिए ई गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन आता है और आप देखेंगे ई गवर्नेंस आरटीआई, ये जो एक्ट है हमारा, ठीक है, ई गवर्नेंस एक पूरा जो इसका चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है, ई गवर्नेंस नाम का एक पूरा रिपोर्ट है, इसमें प्रशासनिक सुधार आयोग की सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट में। अब मान लीजिए ई गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न आता है और आप देखेंगे अगर 2019 का पेपर, जो मेंस 2019 का सेकंड पेपर है, उसमें ई गवर्नेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अब अगर आप उसमें सेकंड एआरसी को कोट करते हैं, ठीक है, सेकंड एआरसी कोट क्या करते हैं, ऐसे करिए ई गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक प्रशासन यानी नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपागम हो सकता है। मैं ऐसे कीवर्ड से आंसर लिख रहा हूं। सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट्स हैं अगर मैं उसका यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये बेसिकली ये जो दृष्टि की वेबसाइट से मैंने ये जो उठाया था, आपको एक चीज बता दूं कि ये क्या था, ये प्रीव्यू था, ठीक है, ये पूरी पीडीएफ नहीं है, इसमें केवल प्रीव्यू वाली चीजें ही डिस्कस्ड हैं, कुछ ही पन्ने दिए हुए हैं, मैं उन्हीं से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं एग्जाम्पल्स। अगर आप में से कोई ये जो दृष्टि की रिपोर्ट है इसका अगर पीडीएफ उसके पास है पूरी, या फिर उसने पीडीएफ बनाई हुई है, तो कृपया इसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करें, ताकि मैं कोशिश करूंगा, एक बार कोशिश कर सकता हूं अगर मुझे पीडीएफ मिले, कि आरसी रिपोर्ट का जिस्ट आपसे मैं डिस्कशन करूं, अलग अलग चैप्टर्स को, 15 चैप्टर्स को 15-15 से 20-20 मिनट में मैं कोशिश करूंगा डिस्कशन करने की। लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण काम आप लोग को करना होगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए दृष्टि की। मैं खुद से इतनी मेहनत नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी एक तो बुक मेरे पास पुरानी है, उसमें मैंने काफ़ी लिख रखे हैं, तो वो आपके ऐसे भी काम नहीं आने वाली। तो आप लोग को अगर कोई ऐसा करता है तो कृपया इसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवश्य शेयर करें, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे जो डिस्कशन करना था। तो बात की मैंने जीएस पेपर 2 में सुझाव देने हेतु, निष्कर्ष लिखने हेतु, ठीक है। ये देखिएगा आप जीएस पेपर 2 में अगर आप बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कुछ कुछ कीवर्ड्स में दिखाता हूं। जैसे अगर यहां पे आप देखेंगे निष्कर्ष, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। अगर मुझे मान लीजिए आरटीआई से संबंधित कोई कंक्लूजन देना है, आरटीआई से संबंधित कोई प्रश्न आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन संबंधित, और मुझे कोई कंक्लूजन देना है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर देखिए, यहां पे मैं सीधे इसको कोट कर सकता हूं। ये जो लाइन है देखिए यहां पर सीधे उठा के देख सकता हूं, इसके कुछ बिंदुओं को अपने हिसाब से चेंज करके लिख सकता हूं। क्या लिखा है, स्पष्ट है कि कोई एक कानून सभी चीजों को नहीं बदल सकता, किंतु यह अत्युत्तम विधान एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेकेंड एआरसी के अनुसार सीधे कंक्लूजन में, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, या फिर स्पष्ट है कि, या फिर मैं सीधे लिख दूं कि सेकेंड एआरसी के अनुसार आरटीआई एक अत्युत्तम विधान के रूप में महत्वपूर्ण शुरुआत है, ठीक है। इसे प्रभावी ढंग से लागू करना मुख्य रूप से सृजित संस्थानों, शीघ्रतापूर्ण परंपराओं और प्रथाओं, कानूनों और प्रक्रियाओं में परिणामी परिवर्तनों और लोगों व लोक सेवकों की पर्याप्त भागीदारी पर निर्भर करता है। तो मैं ऐसे मैं चाहूं तो इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकता हूं, विभिन्न हितधारकों की प्रभावी भागीदारी पर निर्भर इसका जो लागू होना है वह करता है। तो
तो आप देखिए कितनी अच्छी निष्कर्ष यहाँ पर हो सकती है अगर आरटीआई से संबंधित प्रश्न आए और आपने ये पूरा पैराग्राफ अगर रटा हुआ है या फिर पढ़ा हुआ है, कम से कम पढ़ा हुआ है, आपको इसेंस पता है, मूल पता है कि क्या लिखना है, तो आप बहुत अच्छा निष्कर्ष यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देखें सारी चीजें, आंतरिक सुरक्षा, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, जितने विषय हैं हमने देखा जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सब में, इसमें इसके बेहतरीन उदाहरण एवं केस स्टडी दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एक चैप्टर है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, ये जो किताब है इसमें उपलब्ध नहीं है, जो प्रीव्यू था उसमें उपलब्ध नहीं थी ये चीज, मैं आपको सीधे बता देता हूँ। आप अगर रिपोर्ट देखेंगे अपने पास और आप यहाँ पर देखेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट, संकट प्रबंधन, ठीक है, संकट प्रबंधन में क्या किया गया इन्होंने, अगर मैं एक बार देखूं इनकी रिपोर्ट जो है ये रहा, देखिए संकट प्रबंधन जो है रिपोर्ट, ठीक है, इसमें कुछ कुछ बातों की चर्चा की गई है। सिविल डिफेंस तो हमने देख लिया प्रीलिम्स में, ठीक है, और जो केस स्टडी मैं बोल रहा था वो केस स्टडी यहाँ पे दी नहीं हुई है, मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ क्योंकि मैंने याद कर रखी है सारी केस स्टडी, और आप मेरे आंसर राइटिंग में देखते होंगे कि मैं किनारे एक बक्सा बना के केस स्टडी लिखता हूँ, ठीक है, केस स्टडी लिखता हूँ। तो मैं कैसे वह केस स्टडी मैं प्राप्त कैसे करता हूँ, इन्हीं छोटी छोटी रिपोर्ट से। तो देखिए क्या लिखा है, एक केस स्टडी दी हुई है कि 2004 में इतनी भयानक सुनामी आई थी, मैं इसे समझा देता हूँ स्टोरी, लेकिन जो सेंटिनलीज जनजाति हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार की, वो बच गई थी। अब बताइए उनके पास तकनीक तो है नहीं कुछ, लेकिन वो बच गई थी, और बच गई थी यानी उन्होंने परंपरागत साधनों का प्रयोग करते हुए आपदा प्रबंधन किया, ठीक है। तो आप समझें अगर प्रश्न ऐसा आता है कि क्या भारत का पारंपरिक ज्ञान भारत को आपदा प्रबंधन से, आपदा प्रबंधन में ऐसे ऐसे प्रश्न आता है, एक बार प्रश्न आप फिर से सुने, क्या भारत का पारंपरिक ज्ञान आपदा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकता है, चर्चा करें। तो अगर मैं इस केस स्टडी का उपयोग करता हूं सेंटिनलीज जनजाति की, ठीक है, इसी में और भी केस स्टडीज दी हुई हैं कि जैसे तमिलनाडु का बताया हुआ है, केरला का बताया हुआ है कि तमिलनाडु में जो स्त्रियां थी वो खेतों में काम कर रही थी, और जबकि जो पुरुष थे वह, आपको पता होगा केरल में जो बेसिकली जो पुरुष है वो विदेशों में रहते हैं अधिकतर, या फिर घर के बाहर काम करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ जॉब करते रहते हैं। तो महिलाएं खेतों में काम कर रही थी और पुरुष क्या थे, बाहर थे। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, टीवी पे देखा कि आपदा आने वाली है, उसने सूचना देखी और गांव में तुरंत बता दिया, और उसने बताया तो गांव में तुरंत पूर्व सूचना मिल गई, और क्या हुआ, आपदा से लोग बच गए। ऐसी केस स्टडीज दी हुई हैं। तो यानी ये क्या बता रहा है, जो मैं अभी केस स्टडी आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, यह पूर्व सूचना प्रणाली की भूमिका बता रहा है कि आपदा प्रबंधन में पूर्व सूचना प्रणाली की क्या भूमिका हो सकती है। और अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न आता है पूर्व सूचना प्रणाली पर, और मैं इसको केस स्टडी को एक किनारे लिख देता हूं, तो आप सोचिए आपको सबसे एज मिलेगा। ये सीधी बात है, अगर जिसने ये चीज नहीं लिखी है और जिसने लिखी है तो दोनों के मार्क्स में डिफरेंस तो होगा। और आप अगर इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखेंगे इंग्लिश मीडियम की, तो ये बहुत अंतर हमें दिखता है, ये कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम की भी ठीक ठाक कमी है, ठीक है। इसके बाद आप देखें अगर यहां पे जीएस पेपर 4 के लिए महत्वपूर्ण सामग्री है, और जीएस पेपर 4 तो मैं आपसे कहूंगा, हालांकि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि जीएस पेपर 4 की तैयारी कैसे करें, क्या क्या रिसोर्सेज हों जीएस पेपर 4 के, और जो केस स्टडीज हैं, जो जीएस पेपर 4 के आंसर है वो मैं डेली आंसर राइटिंग में डिस्कस करता ही हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे जो जीएस पेपर 4 के महत्वपूर्ण सामग्री है वो इस रिपोर्ट की जो चौथी रिपोर्ट है, जो एआरसी की चौथी रिपोर्ट है, शासन में नैतिकता, ये पूरा अध्याय ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत ही आप अगर कर दें, लिखा ही हुआ है, एक इंसान के रूप में हमारी महानता इसमें नहीं है कि हम इस दुनिया को बदलें, वह तो परमाणु युग का मिथक है, जितनी इसमें है कि हम अपने आप को बदल डालें। यानी हम पूरी दुनिया को बदलें, इसके बजाय हम अपने आप को बदल डालें एक इंसान के रूप में, ये हमारी महानता है। महात्मा गांधी का कथन है, और आपको पता होगा पेपर 4 में सीधे बोलता है कि कथन की वर्तमान प्रासंगिकता बताएं, ये कथन सीधे सीधे दे सकता है। इसके अलावा अगर आपने पुराने वर्ष के पेपर को देखा होगा यूपीएससी, और अब यूपी पीसीएस में भी ये चीजें आ रही हैं, यूपी पीसीएस ने 2018 से ही प्रारंभ किया है मेंस का पेपर। आप देखेंगे यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी के 7 सामाजिक पाप, और 7 सीन है, लोगों ने 50 बुक में खोजा, बोले यार ये तो कहीं दिया ही नहीं, और यूपीएससी कुछ भी रटने वाला क्वेश्चन पूछती है। हालांकि यहाँ पे ये चीज दी नहीं हुई है, ये जो एआरसी की इसमें जो प्रीव्यू है इसमें दिया नहीं है, लेकिन अगर आप एआरसी की रिपोर्ट देखेंगे या फिर आपके पास दृष्टि की एआरसी है, तो आप देखेंगे 7 सीन को एआरसी रिपोर्ट ने डिस्कशन किया था।
ठीक है। 7 जो सामाजिक पाप हैं कि ज्ञान के बिना ज्ञान के बिना नैतिकता के बिना ज्ञान, ठीक है, व्यापार, ऐसे जितने सामाजिक कार्य होते हैं जैसे व्यापार, विज्ञान, ठीक है, मुझे अभी एग्जैक्टली तुरंत याद नहीं आती हैं चीजें, एक बार रिवीजन तो करना पड़ता है। वो सारी चीजें गांधी जी ने 7 सामाजिक पाप के रूप में बताई थी और किसमें छपा था? यंग इंडिया लेख में। अब आप समझें, प्री में भी एक प्रश्न उठ सकता है कि गांधी जी का जो 7 सामाजिक पाप था वह उनके उनका जो कौन सी जो लेख को जो भी कहते हैं किसमें छपा था। तो आपको ध्यान रखना है कि वह यंग इंडिया में, ठीक है, एक बार आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। मेरे कहने का कुल मतलब यह है कि जो 4 नंबर का चैप्टर है शासन में नैतिकता, इसको आपको अवश्य एक बार पूरा चैप्टर ही पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे लाइन से दिया हुआ है, ऐसे आप समझें एग्जांपल, सत्यनिष्ठा वित्तीय ईमानदारी से कहीं बढ़कर होती है। सत्यनिष्ठा को बता रहा है। लोक कार्यालय को एक न्याय के रूप में समझना चाहिए। भ्रष्टाचार के 2 पहलू होते हैं, पहला एक संस्थान ही पूरी तरह से भ्रष्ट होता है और दूसरा व्यक्ति जो पूरी तरह से भ्रष्ट होते हैं। समझना होगा आपको। सत्यनिष्ठा ये यूपीएससी का एक महत्वपूर्ण कीवर्ड है। पुराने पेपर्स को देखें, सीधे सीधे पूछा गया है सत्यनिष्ठा क्या है। तो आपको इन एग्जाम्पल्स को जो एआरसी में है वो कोट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईमानदारी पर कानून कोई नहीं बना सकता, ठीक है, ये बात को आपको समझना है। और बेसिकली मैंने क्या किया था आपको समझाने के लिए, हालांकि मैंने वहां समझाया, मैंने यहां पर चीजों को कोट कर दिया था, ठीक है। अभी हम देखेंगे। तो प्री हेतु महत्वपूर्ण हो गया, जीएस पेपर 4 हेतु आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक महत्वपूर्ण बात कि एक सरकारी स्रोत है अतः ऑथेंटिक है, यानी जब आप कोट करते हैं कि सेकेंड एआरसी के अनुसार ये चीजें होनी चाहिए, सेकेंड एआरसी की सिफारिशों को लागू करना चाहिए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी आपके बहुत काम की है। और मैं जल्दी ही जो एक हमारा डिस्कशन का पार्ट चल रहा था, मैं अपने पुराने पेपर जो मैंने टेस्ट सीरीज में सॉल्व किए थे पुराने पेपर, मैं उस पर चर्चा कर रहा था। और मैंने जीएस पेपर 3 का पूरा अपना टेस्ट सीरीज आपके सामने रखा था। मैंने अपने मार्क्स दिखाए थे कि कैसे मैंने मार्क्स ले आए हैं, क्या चीज़ें लिखी हैं। मैं जीएस पेपर 2 को जब दिखाऊंगा आपके सामने, तो मैं वहां पे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे मैंने सेकेंड एआरसी को एक ऑथेंटिक स्रोत के रूप में यूज किया है विभिन्न उत्तरों में, तो ये मैं दिखाऊंगा। और जब हम आंसर राइटिंग अभी कर रहे हैं, 22 दिन हमारे हो गए हैं, इसमें भी आप इस चीज को सीखेंगे। फिर जो महत्वपूर्ण बात है, लोग कहते हैं सर ये जो उक्तियां हैं, ये जो निबंध में आप कविताएं लिखते हैं, निबंध में जो आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, कहाँ से लाते हैं? तो एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सेकेंड एआरसी है। आप यहीं पर देखें, मैंने चैप्टर 1 की अगर आप बात करें तो चैप्टर 1 में एक अरस्तू का कोट दिया हुआ है, इसको आप याद करें। अगर यदि आजादी और समानता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, प्रजातंत्र में पाई जाएगी तो वह तभी प्राप्त की जा सकती है यदि सभी लोग समान रूप से सरकार में अधिकतम हिस्सा लें। यानी अगर पूरा भागीदारी आधारित शासन हो तभी समानता और आजादी प्राप्त हो सकेगी। यह अरस्तू का कथन है और यह आप देखें सीधे सीधे आप निबंध में इसको कोट कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न कथन और हैं, जैसे आप देखेंगे सुशासन के 4 घटक बताए हुए हैं, पारदर्शिता, जवाबदेही, पूर्वानुमान और भागीदारी। अब मान लीजिए सुशासन पे प्रश्न आता है पेपर 4 में चाहे पेपर 2 में कि आपके नजरिए में सुशासन क्या है, तो आपको ये नहीं लिखना है कि मेरे नजरिए में, कि बजाय आपको ये लिखना है सेकेंड एआरसी के अनुसार सुशासन क्या है। आपको सीधे लिखना चाहिए मेरे अनुसार सुशासन के 4 घटक हैं, एक ऐसे बनाएं, बक्सा सुशासन दिखाएं, पारदर्शिता दिखाएं, जवाबदेही दिखाएं, पूर्वानुमान दिखाएं, भागीदारी दिखाएं। इस तरह की चीजें आप सीधे सीधे कोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हमने डिस्कशन कर ही लिया था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, कि निबंध में भी एआरसी के जो उदाहरण हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो सेकेंड एआरसी है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा सोर्स लेना है सेकेंड एआरसी का, मैंने बात कर दी कि दृष्टि का आप बुक खरीद लें, हिंदी मीडियम से है। इंग्लिश मीडियम में भी शायद ये आ गई है, नहीं आई है तो इंग्लिश मीडियम के लिए तो 2000 बुक मार्केट में उपलब्ध हैं डिफरेंट कोचिंग्स के, किसी का भी एक जिस्ट ले लें, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और अवश्य एक बार सेकेंड एआरसी पे कम से कम एटलीस्ट प्रीलिम्स में आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये चल सकता है कि आप प्रीलिम्स में ना पढ़ें एक भी बार, मेंस में तो कम से कम आप इसको 2 दिन का समय अवश्य दें। और आंसर राइटिंग में लगातार मेरे साथ बने रहें, लगातार इसका प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि मेंस का जो ऐसे लिखते हैं हम, जीएस 1, 2, 3, 4 के जो आंसर लिखते हैं, उसको कैसे हम ऑथेंटिसिटी प्रदान करते हैं, तार्किकता प्रदान करते हैं और किस तरह से आंसर राइटिंग अच्छी तरीके से करते हैं। तो उम्मीद आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
दोस्तों आप चाहते हैं अगर हम नए नए विषयों पर इसी तरह के वीडियोस लाएं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि चैनल की जो वृद्धि है इसमें आप भी अपना योगदान दें। धन्यवाद।